हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी कराने जा रही हूँ। ऑलरेडी हमने 4 पार्ट इसके कर लिए हैं। आज हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। और बेटा, आज जो मैं आपको कराने जाऊंगी जस्ट रीड टॉपिक है। मैं ये भी नहीं कहूंगी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा रीड आउट करके जाना, क्योंकि बहुत टाइम से ये नहीं आया है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो जरूर प्रिपेयर करिएगा और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी करा चुकी हूँ वो पार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, और हाँ जी, ये जो टॉपिक है, जिन्होंने जीएसटी हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, बेटा ये जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स के अगर ये टॉपिक लिया है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। हर बच्चे को ये बात पता होगा, जीएसटी को हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। अब ये होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है which has replaced, जिसने रिप्लेस कर दिया था many indirect टैक्स। कहां पर? इंडिया के अंदर। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं बेटा। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने रिप्लेस कर दिया था many indirect टैक्स इन इंडिया। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। कब बना था बेटा? ये गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट पास्ड हुआ था पार्लियामेंट में ऑन 29 मार्च 2017। द एक्ट came into the effect on 1st July 2017। ये एक्ट काम कब करना स्टार्ट हुआ? The act came into the effect on 1st July 2017। याद रखिएगा इस डेट को। इस एक्ट ने काम करना कब स्टार्ट कर दिया था? 1st July 2017। It is the comprehensive multi-stage destination based tax that is levied on every value addition। GST has been identified as one of the most important tax reforms post independence। ये इंडिपेंडेंस के बाद आया है। जीएसटी को सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करा गया है एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म। जो टैक्स में चेंजेस आए, रिफॉर्म्स का मतलब है चेंजेस आया, पोस्ट का मतलब बाद में, इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये टैक्स लागू करा गया है। और इसकी डेट इफेक्ट में कब आई थी? 1st जुलाई 2017। कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले के टाइम में वैल्यू एडेड टैक्स चल रहा था। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है? हर एक स्टेज पे टैक्स लगा देना, ठीक है। अब सरकार ने इसको हटा के एक साथ ही टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम दे दिया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे। अब ये कब बना था आपको याद रखना है, कब इफेक्ट में आया था आपका? 1st जुलाई 2017। कब आया था बेटा? 1st जुलाई 2017। अब एक बात याद रखिएगा, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 29 मार्च 2017। लेकिन ये इफेक्ट में कब लागू होना स्टार्ट हो गया था अपनी कंट्री में? 1st जुलाई 2017। अब ध्यान से देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड जीएसटी फॉलोइंग द क्रीडो ऑफ वन नेशन वन टैक्स। क्रीडो का मतलब होता है बेटा एम। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड जीएसटी फॉलो द एम ऑफ वन नेशन वन टैक्स। पूरे नेशन का एक ही टैक्स रहेगा। एंड वांटिंग अ यूनिफाइड मार्केट इन ऑर्डर, यूनिफाइड मार्केट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मार्केट, ठीक है। एंड वांटिंग अ यूनिफाइड मार्केट इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। इसने एक यूनिफाइड मार्केट, इंटीग्रेटेड मार्केट इकट्ठी कर दी, बना दी। वांटेड अ यूनिफाइड मार्केट जो इकट्ठा होकर काम करे, ताकि एक श्योरिटी रहे किसमें? स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस दी कंट्री। बेटा क्या चीज है? देखिए, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे कि 18% होता है, तो सभी के लिए वो 18% कर दिया गया, ताकि पूरी मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं एक यूनिफाइड मार्केट बन के रहे और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस दी कंट्री भी बहुत अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी ने जो रिप्लेस करा था, कितने करे थे रिप्लेस? 17 इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, इस सबको रिप्लेस कर दिया था जीएसटी ने। एंड 23 सीसेस का मतलब होता है बेटा टैक्सेस, ठीक है, ऑफ दी सेंटर। 23 टैक्सेस और भी रिप्लेस करे थे, किसके? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के। देयर बाय
एलिमिनेटिंग का मतलब होता है रिमूविंग द नीड फॉर फिलिंग मल्टीपल रिटर्न्स एंड असेसमेंट। अब इसने क्या चीज करी, एलिमिनेट कर दिया था, रिमूव कर दिया था नीड फॉर फिलिंग, कि लोग हर एक स्टेज पे टैक्स पे करें रादर देन एक ही बार में टैक्स पे करें। ठीक है, एंड असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी क्या होता है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। पहला है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इट इज द जीएसटी विच इज लाइव्ड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऐसा टैक्स है, ये ऐसा जीएसटी है विच इज मेड ऑन द इंट्रा स्टेट, ये स्टेट पे लगता है, इंट्रा स्टेट में अगर आप क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंटर। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, अगर इंट्रा स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंटर हो रही है तो इसके अंदर जीएसटी लाइव्ड होगा, ठीक है, लगाया जाएगा। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, इट इज द जीएसटी विच इज मेड ऑन द इंट्रा स्टेट। ठीक है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था इंट्रा स्टेट पे हो रहा था, इधर क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर। विद द लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, विद द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज द जीएसटी विच इज लाइव्ड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब है जब दो स्टेट के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करी जा रही होगी, एंड इज कलेक्टेड बाय द सेंटर। और कौन कलेक्ट कर रहा है, सेंटर। तो IGST इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इक्वलेंट टू द सम टोटल ऑफ, क्या चीज होगा, जो हमने ऊपर ये दोनों पढ़े हैं, इसको ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, IGST। ठीक है, अगर आप क्या चीज कर रहे हो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अगर हम कंबाइन करें स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तो क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जस्ट अ रीड टॉपिक है, इसको रीड कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स। ये क्या चीज है, इनपुट टैक्स, बहुत ध्यान से सुनिए। क्रेडिट मींस क्या होता है, रिड्यूसिंग द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट। ये बात बोल रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट मतलब उधार, इसका मतलब क्या चीज है, रिड्यूसिंग टैक्स को रिड्यूस कर देना, जो पेड करा जा रहा था इनपुट फ्रॉम द टैक्सेस to be paid on output। output क्या होता है, quantity। when any supply of services or goods are supplied to a taxable person। ठीक है, जब क्या सप्लाई करे जा रहे हो, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई टू अ टैक्सेबल पर्सन, द जीएसटी चार्ज इज नोन एज इनपुट टैक्स। देखिए बेटा, जब आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो टू अ टैक्सेबल पर्सन तो जीएसटी चार्ज जो करा जाएगा उस पर वो क्या कहलाया जाएगा, इनपुट टैक्स। तो बोल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स रिड्यूसिंग द टैक्स पेड ऑन इनपुट, टैक्स को रिड्यूस कर देना, फ्रॉम टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट, जो पहले आउटपुट पे पेड हो रहे थे ना टैक्सेस, उसको रिड्यूस कर दिया गया और उसको क्या कह दिया गया, इनपुट टैक्स। ठीक है, तो अब इनपुट टैक्स होता क्या है, व्हेन एनी सप्लाई ऑफ, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो टू अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, यानी सरकार, तो जीएसटी चार्ज इज नोन एज व्हाट, इनपुट टैक्स। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी से क्या बेनिफिट हुआ, रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, ओवरऑल टैक्स बर्डन रिड्यूस हो गया, नो हिडन टैक्सेस, कोई भी टैक्स छुपा नहीं है, एक साथ टैक्स पे करा जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ अ हार्मोनाइज्ड, मतलब पीस नेशन मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक हार्मोनाइज्ड, एक पीसफुल नेशनल मार्केट बन गई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड ज्यादा से ज्यादा हो गई एजुकेशन में, असेंशियल नीड्स के अंदर। ठीक है बेटा, क्योंकि एक बार टैक्स पे कर दिया तो डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा से ज्यादा हाथ में रुकने लग गई, एजुकेशन पे भी पैसा खर्च हो सकता है, एसेंशियल नीड भी कस्टमर क्लाइंट पूरा कर सकता है। कस्टमर टू हैव वाइडर चॉइस, अब कस्टमर के पास वाइडर चॉइस है। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गए हैं। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होने लग गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका जीएसटी काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू दी। अब जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है बेटा, तो विच फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू दी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, एक इसका रिकमेंडेशन दे रही है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हुआ, आर्टिकल जो इशू रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, से रिलेटेड, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एज पर आर्टिकल
279A of the amended constitution, the GST council, which will be a joint forum of the center और स्टेट गवर्नमेंट, ज्वाइंट फोरम है यानी ज्वाइंटली काम कर रहे हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हमारी कंट्री के अंदर, shall consist of the following member, चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है बेटे, क्योंकि टैक्सेस की बात कर रहे हैं, ये लोग काम करेंगे जीएसटी के अंडर, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है उसके अंदर ये लोग काम करेंगे। ठीक है, चेयरपर्सन होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन चूजन अमंगेस्ट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कौन चूज करेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद मेंबर्स, अब देख लीजिए मेंबर्स के अंदर क्या चीज आएगा। हाँ, MOS फाइनेंस। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, इसमें मेंबर सिलेक्ट होंगे फाइनेंस एंड ऑल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, इसके मेंबर कौन सेलेक्ट करेंगे? सारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गए। ठीक है, और आपके टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, तो ये क्या होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो सिलेक्ट करेंगे इसके मेंबर, टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कोरम। ये क्या होता है? 50% ऑफ द टोटल number of members of the goods and services GST council shall constitute the forum at its meeting। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजन, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट द मीटिंग। एवरी डिसीजन जो भी जीएसटी से रिलेटेड होगा मीटिंग के दौरान लिया जाएगा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ द वेटेड वोट्स। ये बात बोल रहे हैं, बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ द वेटेड votes of the members present and voting in accordance with the following principle। पहला, vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast। ये बोल रहे हैं vote of the central government, जो vote of the central government है shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast। vote of the state government taken together shall have a weightage of the 2/3 of the टोटल वोट का, जितने भी टोटल वोट हुए हैं उसका 2/3 लगा दें, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा? वेटेज लिया जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। नेक्स्ट है आपका डिमोनेटाइजेशन। देखिए बेटा, मैं आपको फिर ये बात बोल रही हूँ, अगर आप ये सोचे मैम ने बहुत काफी जल्दी पढ़ा दिया है, जस्ट अ रीड टॉपिक है। अगर किसी के बोर्ड एग्जाम के अंदर ये टॉपिक प्रैक्टिकल के अंदर लिया गया है तो ये टॉपिक अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने जीएसटी लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नहीं तो ये जस्ट अ रीड टॉपिक है, काफी टाइम से ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। 1 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना। इसकी डेट कब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, कब पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, अब इसको जस्ट अ रीड टॉपिक की तरह ही लेना। बाकी जितना मैंने करवाया है उसमें इंपॉर्टेंट भी बताया है और आगे भी आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी दूंगी, उसको अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारा डिमोनेटाइजेशन है ये भी जस्ट अ रीड टॉपिक है, लेकिन बेटा अगर किसी ने, फिर बोलूंगी प्रैक्टिकल फाइल के लिए, अगर आपके प्रैक्टिकल के लिए ये टॉपिक लिया है इकोनॉमिक्स के अंदर तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो जरूर प्रिपेयर करिएगा, खासकर डेट जरूर प्रिपेयर करिएगा। देखिए, on the 8th of November 2016 the government of India made an announcement with profound implication for the Indian economy। 8 नवंबर 2016 को बेटे, 8th of November 2016 the government of India made an announcement with profound implication for the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अनाउंसमेंट किया था। अब कब किया था? अपने आप ही वीडियो को पॉज करके बोलना। 8th of November 2016 it was decided to demonetize हाई वैल्यू करेंसी नोट। डिमोनेटाइज खत्म करना है एक हाई वैल्यू करेंसी नोट को। ठीक है, ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000, 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज करना है कि वो आगे करेंसी में नहीं चलेंगे, बैंड कर देना। ठीक है, विद इमीडिएट इफेक्ट, सीजिंग टू बी लीगल टेंडर। सीजिंग टू बी लीगल टेंडर का मतलब क्या है? लीगली हमारी इकोनॉमी से इन 500 के और 1000 के नोट्स को बैन कर देना, सीज कर देना कि आगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस। ठीक है, कुछ पर्पस के लिए। डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। जैसे कि लीगल टेंडर होता है ना, जिसमें 500 और 1000 के नोट लीगली विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये नोट, ये हमारी करेंसी चल रही है। अब इसको डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमारी करेंसी को जो 500 और 1000 के नोट्स है उसको रिमूव कर दिया गया ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। लीगली उसको हटा दिया गया विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दीज नोट्स अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 86% ऑफ द कंट्रीज कैश सप्लाई। अब एक बहुत ध्यान से सुनना, ये नोट अकाउंटेड
for almost 86% of the country cash supply. As per this scheme, people had to deposit the invalid currency in the banks. अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब इन नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया गया, बैंड कर दिया गया, कुछ टाइम सरकार ने दे दिया गया और ये कहा बैंक में इन नोट को जिनके भी पास है 500 और 1000 के इनको जमा कर दें, ठीक है। एंड रिस्ट्रिक्शन वर ऑल्सो प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉल। अब रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई कैश विड्रॉल्स पे। इन अदर वर्ड्स, रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट, ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी की, डोमेस्टिक मनी की कन्वर्टिबिलिटी और बैंक डिपॉजिट को क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, एम डिमोनेटाइजेशन का क्या था, वाज टू कर्ब करप्शन, कि हम करप्शन को रोक सके, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग द यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, जो हमारी कंट्री के अंदर इन नोट्स को इलीगल एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं। एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, और किसको रोक सकें, ब्लैक मनी को, जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, जो टैक्स अथॉरिटी ने लगाई भी नहीं है, ठीक है, ऐसी इनकम जनरेट करना। तो इसीलिए बैन कर दिए गए कहीं ना कहीं 1000 और 500 के नोट, ठीक है। अब ऑन मे 19, 2023 आरबीआई अनाउंस्ड, बहुत ध्यान से सुनना, टू विड्रॉ 2000 करेंसी नोट्स फ्रॉम इज circulation and general public were encouraged to deposit or exchange the 2000 rupees bank note, याद रखिएगा, ठीक है, 2000 rupees bank note on May 19, 2023 RBI that is central bank announced कि 2000 के नोट भी क्या हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, करेंसी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन, ठीक है, इसको भी बैन कर दिया गया था। एंड जनरल पब्लिक वर एनकरेज, उन्हें कहा गया था कि वो डिपॉजिट कर दे, जितने भी 2000 के नोट उनके पास हैं बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दें, ठीक है। अब फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या चीज है, डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, ठीक है। कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडली डिपॉजिट इन द बैंक, जिनके पास भी बेटा कैश था, ठीक है, कैश इनकम थी, उनको बोल दिया गया वो डिपॉजिट कर दे बैंक में एंड एक्सचेंज्ड फॉर न्यू नोट्स, ठीक है। सेकेंड है आपका, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिकेटिंग का मतलब होता है शोज दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। अब डिमोनेटाइजेशन ने एक चीज और बात बोल दी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स की तरफ से, ये शो करा है टैक्स इवेजन, जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। टैक्स इवेजन का मतलब होता है जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। थर्ड, डिमोनेटाइजेशन also led to channelizing saving into the formal financial system, though much of the cash deposit in the banking system is bound to be withdrawn। अब जितना भी कैश डिपॉजिट हुआ था बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो विड्रॉन कर दिया गया, बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर्ड बाय द बैंक्स विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड बेस लोन, लोन भी प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिया था एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब क्या चीज है, डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग, ठीक है, अब इन्होंने सेविंग, चैनलाइजिंग सेविंग भी स्टार्ट कर दिया था इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कि लोग पैसा सेव कर पाए। दो मच ऑफ द कैश लोगों ने विड्रॉन कर दिया था, लेकिन न्यू डिपॉजिट स्कीम भी ऑफर कर दी थी सरकार ने, ठीक है, बाय द बैंक डेट कंटिन्यू टू प्रोवाइड बेस लोन, बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो एम्स टू क्रिएट, अब डिमोनेटाइजेशन ने एम क्या रखा अपना, ठीक है, मोटिव क्या रखा, टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, ठीक है, लेस कैश रखें लोग, दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग, सेव ज्यादा करें थ्रू दी फॉर्मर फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी आपको थर्ड पॉइंट में बताया है कि ताकि पैसा सेव हो सके, इसलिए डिमोनेटाइजेशन लेकर के आए हैं, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग टैक्स कॉम्प्लायंस, ताकि टैक्स सिस्टम ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट क्या है आपका, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अच्छे से इसे कर लीजिएगा, ठीक है, फिर हम ये चैप्टर एंड करेंगे। देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज 1991 चेंज द रोल ऑफ आरबीआई इन द इकोनॉमी। पहला देखिए, फ्रॉम अ रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, या फ्रॉम द कंट्रोलर टू अ मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट डेब्ट, ठीक है। थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, या फोर्थ है नन ऑफ दीज। अब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम देना ऑफ द इकोनॉमी अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
चेंज कर दिया था रोल ऑफ सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन द इकोनॉमी। किससे? रेगुलेटर टू दी फैसिलिटेटर। पहले क्या चीज था, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे सेंट्रल बैंक ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने से 1991 के अंदर अब सेंट्रल बैंक को क्या चीज कर दिया, रेगुलेटर से किस चीज में चेंज कर दिया, फैसिलिटेटर। तो आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर की फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जो आपका बनाया गया था अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कंप्राइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, abolition that is removal of industrial licensing, de-reservation of production areas और contraction of public sector। तो इसमें तो तीनों आएंगे बेटा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी आया, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज भी आया और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर कम कर दिया गया। तो ये क्या चीज है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्ड, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंसेस कंट्रोल्स वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू, गवर्नमेंट ने कंट्रोल क्यों इम्पोज करा था, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज। ठीक है, किसकी ग्रोथ देखने के लिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं उनकी जो मोनोपोली चल रही है। सेकंड, मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर बेटा जी दोनों आएंगे, ए और बी। ये बोल रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंसेस, इंडिया के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कंट्रोल जो लगाया गया था बाय द गवर्नमेंट, उसका व्यू क्या था, क्या चेक करना था, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज। ठीक है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा लगा के इंडस्ट्रीज चला रहे थे उसकी ग्रोथ कितनी है, मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज की, जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो उनका होल्ड क्या कर दिया जाए, कम से कम। तो क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये बात बोल रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी से रिलेट करता है, कौन सा एलिमेंट है वो, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फाइनेंशियल सेक्टर में तो तीनों आएंगे, बैंकिंग और चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी फाइनेंस से रिलेट करती है, सारे ही एलिमेंट है तो ऑल ऑफ दीज। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, डैश एंड डैश करेंसी नोट्स ऑफ ओल्ड महात्मा गांधी सीरीज वर बैंड एज लीगल टेंडर मनी ऑन 8 नवंबर 2016। कौन से नोट बैन कर दिए गए थे 8 नवंबर 2016? तो कौन सा आएगा आपका, 50 और 100, 500 और 1000, 500 और 2000। ठीक है, 500 और 2000 या फिर 500 या 200। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 8 नवंबर 2016 को अभी जो आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, वो क्या होगा, डिमोनेटाइजेशन, 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म। ठीक है, फिस्कल रिफॉर्म एक साल के अंदर जो चेंजेस आए इसके अंदर इज नॉट एन एलिमेंट, जो एलिमेंट नहीं है इसका फिस्कल रिफॉर्म का। टैक्सेशन रिफॉर्म पहला, ठीक है, जो रिलेटेड टू टैक्स में चेंजेस लेकर के आना। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, गवर्नमेंट जो पैसा लगा रही थी उसमें चेंजेस जो आए हैं, क्या एलिमेंट है फिस्कल रिफॉर्म का। हमें ये चीज देखना है इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, क्या ये वाला है, ठीक है, या कंट्रोल ऑन पब्लिक डेब्ट, जो पब्लिक डेब्ट यानी गवर्नमेंट का खर्चा है उस पर कंट्रोल कर गया। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये याद रखिए, कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो इसके अंदर क्या आएगा, चेंज इन दी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज नहीं आया है, इसमें से वो एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या पहला इनकम टैक्स, सेकंड वेल्थ टैक्स, थर्ड आपका जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा, जीएसटी इज एन एग्जांपल, अभी आपको पढ़ाया हुआ था, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इट कैन बी पेड बाय अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसपे लगाया है बर्डन भी उस पे ही आएगा पे करने का, एग्जांपल इनकम टैक्स एंड ऑल ये दीज। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी। 8, एक्सटर्नल सेक्टर टैक्स रिफॉर्म। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, सेक्टर रिफॉर्म्स यानी चेंजेस अंडर एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूडेड। पहला फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ये आएगा क्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स आएगा, या फिर बोथ ए एंड बी आएगा, या फोर्थ नन ऑफ दीज। क्या आएगा इसका, बोथ ए एंड बी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म यानी फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स यानी फॉरेन के अंदर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं उसमें चेंजेस। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर है ये दोनों आएंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर ऑब्वियसली चेंज जो आए, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड कुछ स्कीम्स वगैरह चेंज हुए रिलेटेड टू बिजनेस, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पे आए बेटा, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस, का मतलब होता है रिजल्ट
या कंक्लूजन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। पहला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, थर्ड, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर्स, फोर्थ, परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय द गवर्नमेंट। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का जो रिजल्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली साफ पता चल रहा है परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय द गवर्नमेंट, ये इसका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपने बेटा जी टॉपिक पढ़े होंगे ना अच्छे से, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब क्या है, तो आप इसका आंसर एमसीक्यू का बहुत अच्छे से कर लेना, कर सकते हो। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप सीधा ही एमसीक्यू पे आए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो मेरा कहना ये होगा पहले टॉपिक रीड करें, सबसे एंड में एमसीक्यू करिएगा, इसीलिए मैंने आपको एमसीक्यू सबसे एंड में करवाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा मेथड बताइए ताकि ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में और ज्यादा हो। पार्शियली कन्वर्टिबिलिटी होनी जरूरी है। रिड्यूस इन टैरिफ, यस, टैक्स रेट कम होना चाहिए। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी होना चाहिए, इक्विटी लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा जी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही आ रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है इंडिया हैज बिकम अ प्रिफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ डैश। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, दूसरा क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके अंदर तीन आपको पार्ट्स दे दिए। ठीक है, तो आप ये बताइए, इंडिया हैज बिकम प्रिफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ डैश। ठीक है, पहला ओनली वन, बी ओनली वन मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर की वजह से लोग बाहर काम करते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में काम करना। ठीक है, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इसलिए बोल रहे हैं। फिर बी, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर है या क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज है इसलिए काम कर रहे हैं लोग, या थर्ड ओनली सेकंड, क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज है इसलिए लोग बाहर काम कर रहे हैं, या डी पार्ट है सेकंड और थर्ड पार्ट, क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर है। तो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ क्या चीज है, ये तो क्वालिटी ऑफ ये भी है और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। ठीक है, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन का मतलब है लोग पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, और अब हमारे यहाँ का आईटी सेक्टर बहुत अच्छा आएगा, आईटी सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसके अंदर क्या हो गया, लोग बाहर भी काम क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या चीज है, क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज है और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर भी है। नेक्स्ट पे आइए, डैश वाज द प्रीसीडर ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, प्रीसीडर का मतलब पहले, तो WTO से पहले कौन काम कर रहा था, आप ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर आपको नहीं आता होगा तो प्लीज मेरी वीडियो देख लेगा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको, फोर्थ वीडियो में, ये फोर्थ पार्ट में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर गेट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गेट ही इसका आंसर है, इससे WTO से पहले यही वर्क कर रहा था। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। Prior to 1991, government had imposed several type of controls on dash enterprises in the domestic economy। 1991 से पहले सरकार ने several type of control लगाए हुए थे, किस पे बेटा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे। ठीक है, as a dash of the financial sector, RBI would fix the interest rate structure for the commercial bank in the country। ठीक है, रेगुलेटर, समझ रहे हो, पहले क्या था, रेगुलेटर, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बना रहा था, फाइनेंशियल सेक्टर के RBI। नेक्स्ट पे आइए, टैक्स रिफॉर्म आर दी प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द डैश रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म तो ऑब्वियसली फिस्कल रिफॉर्म का ही प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पे आइए, डैश टैक्सेस आर दोज टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST कैन बी पेड बाय अनदर पर्सन ऑल्सो। फिफ्थ देखिए, डैश इंप्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, in place of the other currencies। देखिए, डैश shows a fall in the value of domestic currency। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू तो कम हो जाना, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ अदर करेंसीज, तो वो क्या होता है बेटा, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या चीज होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाना एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट है, डैश इज वन ऑफ द टैक्सेस एलिमिनेटेड, रिमूव कर दिया गया आफ्टर इंप्लीमेंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST इंप्लीमेंट करा गया किसके बाद, वैल्यू एडिड टैक्स के बाद। चलिए, सेवेंथ, लिबरलाइजेशन एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम आर दी डैश टर्म।
डिफरेंट टर्म है ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, डैश इंप्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट मींस सोसाइटी के ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट कौन देखता है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो सोसाइटी के लिए नहीं कि ये देखेगा कि सोसाइटी के अंदर पुअर भी है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज बनाया और बेचने से मतलब है। Ninth, dash refers to the 9 such as profit-making companies which are given greater marginal control and operational autonomy. नवरत्नास, ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कौन होगा वो, नवरत्नास। आउटसोर्सिंग इज एन ऑफशूट ऑफ डैश ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि क्या करता है, लोग बाहर भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर जैसे हो गया, नाइट शिफ्ट में काम करना, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन। Dash WTO, that is World Trade Organization, was established in 1995 as a successor organization to what, ठीक है। सक्सेसर मतलब WTO जो है was established in 1995, ठीक है। अब सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन किसके बाद बनी है, गेट, that is General Agreement on Tariffs and Trade। नेक्स्ट 12 देखिए, in conformity with economic reform फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर डैश ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पे क्या है आपका, अब नेक्स्ट आप क्या आ गया, ट्रू और फॉल्स, ध्यान से देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव अमंग दोज गिवन बिलो। ऑल्टरनेटिव देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स। अब देखिए स्टेटमेंट 1, इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव इंक्रीज टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस है, क्या उसने इंक्रीज कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी में चेंज, एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके रिलेशन अच्छे कर दिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ज्यादा कर दिया है। सेकंड, ओइंग टू यानी ड्यू टू, याद रखिएगा ओइंग का मतलब होता है ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट, फिस्कल डेफिसिट हैज टेंडेड टू राइज। डिसइन्वेस्टमेंट के कारण गवर्नमेंट पे, सरकार पे खर्चा ज्यादा हो गया और प्रॉफिट कम आ गया है। तो क्या चीजें देखिए, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द सरकार, क्या ये बात है, ठीक है। अब पहले हम एक काम करेंगे, इसका आंसर देखेंगे बेटे बहुत अच्छी तरीके से। पहले वाले का, इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है ये। इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस है उसने इंक्रीज कर दिया है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी कर दी गई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो चेंजेस आए हैं 1991 की पॉलिसी में, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बिजनेस बहुत अच्छा कर दिया गया, तो ये वाला क्या है, ट्रू, ये ट्रू सिचुएशन है। अब ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट फिस्कल डेफिसिट हैज टेंडेड टू राइज, ये बात बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट करने के कारण क्या फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सरकार का खर्चा तो ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है, क्या ये बात ठीक है, ये क्या है बेटा आपका फॉल्स। तो आपका ये देखिए फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, ऐसा कौन सा है, सी। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा जी, सी, ठीक है, सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन बेटा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, जब भी आप ऑप्शन लिखेंगे उसके साथ पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ये पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ लिखेंगे, जैसे आंसर सी लिखा है इसको लिख के नहीं छोड़ना है, आपको पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सेकंड पे आइए, स्टेटमेंट देखिए, अब देखिए फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू आवर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। क्या फिस्कल पॉलिसी आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट कलेक्ट करना और खर्चा करना पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। सेकंड, द फिस्कल पॉलिसी सीक्स टू अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी क्यों लगाई जाती है, ताकि एक स्टेबिलिटी बैलेंस बना रहे इकोनॉमी में, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अब देखिए दोनों ट्रू स्टेटमेंट कहां पर है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट लिखना अगर एग्जाम के अंदर है। नेक्स्ट पे आइए, demonetization is a policy action of the government that withdraw the status of legal tender from the existing currency, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। तो डिमोनेटाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी एक्शन ऑफ दी सरकार है जिसमें विड्रॉल कर दिया था लीगल टेंडर, 500 और 1000 के नोट जो चल रहे थे उसको लीगली बैन कर दिए गए, तो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन एंड ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन होने के कारण फाइनेंशियल बेस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर टेंड टू इंक्रीज, यस बिल्कुल ट्रू बात है। अब एक बात देखिए, स्टेटमेंट में जाके ट्रू दोनों
किसमें? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ए पार्ट है, लेकिन आप पूरा का पूरा एग्जाम के अंदर लिखेंगे आंसर, ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, आप खाली छोड़ना नहीं है ए पार्ट करके। अब देखिए, WTO रिप्लेस्ड द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, WTO ने रिप्लेस कर दिया था गेट को। वो क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पहले कौन वर्क कर रहा था? गेट। फिर कौन काम कर रहा था? WTO। ठीक है, बिल्कुल ट्रू बात है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। अब हम देखेंगे बेटा जी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू कहां पर है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आपका क्या है? ये है पहला पार्ट, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ए पार्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज एनकरेज्ड डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एनकरेज क्या चीज कर रही थी? डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने था वो पैसे लगाने बंद कर दिए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान, जो 1991 में थे। पहले सारी इंडस्ट्रीज कौन चला रहा था? सरकार। उसके बाद क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। सेकंड, ड्यू टू द NEP, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू मनी ऑफ द गवर्नमेंट हैज grown अंडर अ सेवियर स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स। देखें, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? ये आपका सी। आंसर ही हो जाएगा। देखिए, सेकंड पार्ट अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझिए। ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सरकार की मनी पॉलिसी है, हैज ग्रोन अंडर अ सेवियर स्ट्रेस। ऐसा कुछ नहीं था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से कि सरकार स्ट्रेस में चली गई, ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आंसर इज सी। पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा एग्जाम में आपको, ठीक है। अब आ गया है आपका चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। अब करेक्ट पेयर आपको चूज करना है। पहला है आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब सेकंड है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, सी है GST, डी है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुन लेना। आउटसोर्सिंग के आगे क्या लिखा है? एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। बिल्कुल गलत बात है, कोई इंपॉर्टेंट आउटकम ये प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन के अंदर नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, यानी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या था? चेंजेस इनिशिएटेड विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज चेंजेस क्या आए हैं? जब हमारी कंट्री सस्ती होगी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आपका क्या चीज होगा? ये सही होगा, गलत? तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर भी मैं आगे आपको करवाती हूँ। GST क्या डायरेक्ट टैक्स है? बिल्कुल गलत बात है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यानी डिक्रीज इन द पब्लिक सेक्टर अ मेजर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे रीड आउट करना बहुत अच्छे से, बहुत इजी दिया हुआ है। चूज द करेक्ट पेयर, इसके अंदर भी करेक्ट पेयर देखेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, क्या वो एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस है? बिल्कुल नहीं है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द RBI, क्या रेगुलेटेड और कंट्रोल RBI कर रही? बिल्कुल नहीं। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का आंसर क्या होगा? सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का पहला ए क्या हो जाएगा? ये, ठीक है बेटा। नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंडर क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या है? क्या वो एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस कर रहा है? बिल्कुल नहीं। रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द RBI, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑलरेडी हो चुका है, तो नॉन बैरियर वाले के अंदर क्या आ जाएगा? कोटा बैरियर, ठीक है। नॉन टैक्स बैरियर, कोटा बैरियर्स यानी हिंड्रेंस, कितना सामान इधर से उधर ले जाना है उसके ऊपर। फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड क्या चीज हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द RBI, इसको यही रेगुलेट, रूल्स एंड रेगुलेशन और कंट्रोल कौन बना रहा था? आपका RBI। रिडक्शन इन टैरिफ एनकरेज, जब टैक्स कम हो गया है तो एनकरेज क्या हो जाएगा आपका? कॉम्पिटिटिवनेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड, डी फर्स्ट। एक बार अच्छे से खुद भी करके कर लीजिएगा इसको। अब देखिए, डेटा और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, 3 मेन एलिमेंट ऑफ NEP क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर द 3 मेन एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो क्या क्या है? पहला लिबरलाइजेशन, लेजिस्फेयर, कैपिटलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली क्या है? लिबरलाइजेशन। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिबरलाइजेशन, ठीक है। यहाँ देख भी लीजिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ लिया होगा। ये चैप्टर आज हमारा 3rd यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके नोट्स
अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा, बहुत अच्छा वेटेज है और जस्ट रीड टॉपिक है वो बता दिए गए हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल फाइल में आपने लिया है टॉपिक प्रैक्टिकल के अंदर इकोनॉमिक्स के तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।